नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। हम सब नए साल पर कुछ ना कुछ सोचते हैं। इस साल पक्का जिम जाऊंगी, ये किताब खत्म करूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी। पर फिर फरवरी आते आते सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों क्यों हमारी अच्छी आदतें शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं? आज हम इसी क्यों की तह तक जाएंगे। हमारे पास जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का एक सारांश है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस किताब को दोहराना नहीं है, हम इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे समझना चाहते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असली लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतों के विज्ञान से आता है। और इसकी शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जो शायद शायद पूरे नजरिए को ही बदल दे। किताब में कहा गया है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब लक्ष्य बनाना बेकार है। नहीं, ये लाइन सुनने में सीधी लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि लक्ष्य बेकार हैं। लक्ष्य तो देखिए जरूरी हैं, वो हमें दिशा दिखाते हैं कि जाना कहाँ है। लेकिन समस्या ये है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। तो सिर्फ लक्ष्य बना लेने से कोई जीत नहीं जाता। असली फर्क आता है सिस्टम में। मतलब आप रोज क्या करते हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपका प्रोसेस क्या है। जब मोटिवेशन कम होता है, जब दिन मुश्किल होता है, तब आप अपने लक्ष्य के भरोसे नहीं रहते। आप अपनी आदतों, अपने सिस्टम पर आकर टिकते हैं। लक्ष्य एक बार हासिल होने वाली चीज है, जबकि सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको रोज बेहतर बनाती है। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि हमें लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब मंजिल पर नजर रखो, लेकिन पूरा ध्यान हर रोज उठाए जाने वाले कदमों पर होना चाहिए। अगर सिस्टम ही सब कुछ है, तो इसके सबसे छोटे हिस्से यानी आदतों को समझना पड़ेगा। ये बनती कैसे है हमारे दिमाग में? मैंने सुना इसके पीछे पूरा लूप काम करता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हर आदत, चाहे वो सुबह उठकर फोन चेक करने की हो या रोज दौड़ने जाने की, एक 4 चरण के लूप से बनती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला कदम है क्यू, यानी संकेत। ये एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को इशारा करता है कि कोई एक्शन लेना है, जैसे सुबह अलार्म का बजना या फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। मेरा तो सबसे बड़ा क्यू फोन का वाइब्रेट होना है। जैसे ही वाइब्रेट होता है, हाथ अपने आप जेब में चला जाता है। एकदम सही पकड़ा। अब दूसरा कदम आता है क्रेविंग, मतलब इच्छा। ये उस आदत के पीछे की असली वजह है। हमें असल में आदत से प्यार नहीं होता, हमें उस आदत से मिलने वाले नतीजे की चाहत होती है। आप असल में फोन उठाकर देखना नहीं चाहते, आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं मैंने कुछ जरूरी तो मिस नहीं कर दिया। वो जो जानकारी या जुड़ाव की इच्छा है, वो है क्रेविंग। मतलब कोई कॉफी इसलिए नहीं पीता कि उसे कॉफी पीनी है, बल्कि इसलिए पीता है क्योंकि उसे जो ताजगी महसूस करनी है वो असली इच्छा है। बिल्कुल। तीसरा कदम है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया। ये वो काम है जो आप असल में करते हैं, जैसे फोन उठाना और स्क्रॉल करना या कॉफी बनाना। और चौथा और सबसे जरूरी कदम है रिवॉर्ड, इनाम। जब आप फोन देखकर अपनी उत्सुकता शांत कर लेते हैं या कॉफी पीकर ताजगी महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलता है। ये इनाम दिमाग को सिखाता है कि हाँ, ये लूप काम का था। अगली बार जब ऐसा ही संकेत मिले तो यही काम दोबारा करना, और बस आदत पक्की हो जाती है। तो ये 4 नियम तो समझ आ गए। एक तरह से आदत बनाने की हाउ टू गाइड है। और स्रोत में इन चारों कदमों के आधार पर अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम बताए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मुझे ये समझ आया कि अपने आसपास संकेत छोड़ो। पर क्या ये इतना सीधा है? मतलब तकिए पर किताब रखने भर से क्या कोई पढ़ने लगेगा? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ संकेत रखना काफी नहीं है। इसे स्पष्ट बनाने का गहरा मतलब है अपने माहौल को डिजाइन करना। हम सोचते हैं कि हम बहुत अनुशासित हैं, पर असल में हम अपने माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपके किचन काउंटर पर कुकीज का जार रखा है, तो आप दिन में 10 बार उसे देखेंगे और शायद खा भी लेंगे। वहीं अगर फल रखे हैं, तो फल खाने की संभावना बढ़ जाती है। तो तकिए पर किताब रखना सिर्फ एक उदाहरण है। इसका असली मतलब है अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना और बुरी आदतों के संकेतों को छिपा देना। ठीक है, मेक इट ऑब्वियस तो समझ आया।
पर मेक इट अट्रैक्टिव यानी इसे आकर्षक बनाएं, ये वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती है। मतलब कसरत करना या सुबह जल्दी उठना, इसे कोई आकर्षक कैसे बना सकता है? ये तो अपने आप में काफी उबाऊ काम है। यहीं पर मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है। हमारा दिमाग उन कामों के लिए बना है जिनसे डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन रिलीज होता है। उबाऊ कामों से ये नहीं होता, तो हमें इसे हैक करना पड़ता है। इसकी एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसे किताब में टेम्पटेशन बंडलिंग कहा गया है, यानी अपनी पसंद की आदत को जरूरी आदत के साथ जोड़ना। अच्छा, मतलब वो काम करो जो करना चाहते हो, ठीक उस काम के साथ जो करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे अगर किसी को अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो वो ये नियम बना सकता है कि मैं ये पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं सुबह की सैर पर हूंगा, या अपना पसंदीदा टीवी शो तभी देखूंगा जब ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। धीरे धीरे दिमाग उस सैर या कसरत को उस मजेदार पॉडकास्ट या शो के साथ जोड़ने लगता है और वो उबाऊ काम भी आकर्षक लगने लगता है। इसका एक और पहलू है हमारी सामाजिक संगत। हम उन आदतों को जल्दी अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं और जिन्हें वो सामान्य मानते हैं। ये तो है। अगर आपके सारे दोस्त फिटनेस को लेकर जुनूनी है, तो शायद आप भी जिम जाना शुरू कर देंगी। ठीक है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मैं अक्सर यही फंसती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कल से रोज 1 घंटा जिम करूंगी और 2 दिन बाद ही हिम्मत हार जाती हूँ। ये 2 मिनट का नियम सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इससे सच में कुछ होता है? ये नियम शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। 2 मिनट का नियम का मकसद नतीजा हासिल करना नहीं, बल्कि आदत को शुरू करना है। आदतें बनाने में सबसे मुश्किल काम होता है उसे शुरू करना। एक बार आप जिम के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं तो कसरत करना ज्यादा आसान लगता है। तो नियम ये कहता है कि किसी भी नई आदत को ऐसे रूप में ढालो जिसे करने में 2 मिनट से भी कम लगें। रोज एक किताब पढ़ने के बजाय लक्ष्य बनाओ रोज 1 पन्ना पढ़ना है। रोज 1 घंटा योग करने के बजाय लक्ष्य बनाओ योगा मैट बिछाना है। पर 1 पन्ना पढ़ने या सिर्फ मैट बिछाने से क्या होगा? इससे पहचान बनती है। जब आप रोज योगा मैट बिछाते हैं, भले ही आप योग ना करें, आप अपने दिमाग को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो योग करने के बारे में सोचता है, जो एक्शन लेता है। आप अपनी नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। और यहीं पर किताब का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छिपी हुई क्षमता का पठार। अच्छा। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें सीधी रेखा में नतीजे मिलेंगे, लेकिन असलियत में शुरुआत में बहुत समय तक कोई नतीजा नहीं दिखता। ये वो पठार है जहां मेहनत तो बहुत लगती है पर रिजल्ट 0 लगता है। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग 2 मिनट के नियम के साथ टिके रहते हैं वो इस पठार को पार कर जाते हैं और फिर अचानक नतीजों में उछाल आता है। वो 2 मिनट का 20 मिनट बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। समझ गई। तो ये छोटी छोटी जीतें दिमाग को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं। और अब चौथा नियम, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हम उस दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन अच्छी आदतों जैसे कसरत या बचत करने का फायदा तो सालों बाद मिलता है। इस समस्या से कैसे निपटें? इसका एक ही तरीका है, आदत खत्म होने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा तत्काल इनाम देना। हमारा दिमाग भविष्य के बड़े नामों से ज्यादा आज के छोटे नामों को तवज्जो देता है। तो हर बार जब आप कसरत खत्म करें तो शायद अपनी पसंदीदा स्मूदी पिएं, या हर बार जब आप जंक फूड खाने से खुद को रोकें तो एक छोटे से जार में कुछ पैसे डाल दें, जिसे आप बाद में किसी अच्छी चीज पर खर्च कर सकें। ये इनाम दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ये मेहनत बेकार नहीं गई। इससे आदत का लूप पूरा और मजबूत होता है। ठीक है, तो ये चारों नियम एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं, पर क्या हम इसी ढांचे को उल्टा करके बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना या जंक फूड खाना? हाँ बिल्कुल, ये नियमों की सबसे खूबसूरत बात है। आप इन्हें बस उलट दीजिए। बुरी आदत को तोड़ने का पहला नियम, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। मतलब उस आदत के संकेत को ही गायब कर दो। अगर फोन बहुत ज्यादा ध्यान भटकाता है तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दें। अगर कुकीज खाना छोड़ना है तो घर में कुकीज लाना बंद कर दें। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के बुरे नतीजों पर ध्यान दें। सोचें कि यह आपके स्वास्थ्य, आपके काम और आपके रिश्तों को कैसे बर्बाद कर रही है। जब आप उसके नकारात्मक पहलुओं को बार बार याद करते हैं तो उसका आकर्षण कम हो जाता है। सही बात है। तीसरा, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। आदत और आपके बीच में रुकावटें खड़ी करें।
सोशल मीडिया ऐप्स को फ़ोन की होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर छिपा दें। टीवी का प्लग निकाल कर रख दें। जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी उतनी कम संभावना है कि आप वो काम करेंगे। ओके। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर कोई तत्काल नकारात्मक नतीजा जोड़ें। जैसे किसी दोस्त से शर्त लगाएं कि अगर आपने सिगरेट पी तो आपको उसे हर बार 500 रुपये देने होंगे। ये दर्द उस आदत को दोहराने से रोकता है। ये सारे नियम और तकनीकें बहुत काम की हैं, लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। कई बार हम ये सब जानते हैं, फिर भी आदतें टिकती नहीं। क्या हम किसी गहरी, ज्यादा बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल, और यहीं पर इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। पहचान आधारित आदतें, यानी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब तक हमने जो भी बात की वो व्यवहार बदलने के बारे में थी, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हमारी आदतें हमारी पहचान, हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा। ज्यादातर लोग नतीजों पर ध्यान देते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये लक्ष्य आधारित सोच है। पहचान आधारित सोच में आप ये नहीं सोचते कि आपको क्या पाना है, बल्कि ये सोचते हैं कि आपको कैसा इंसान बनना है। लक्ष्य ये नहीं कि आप गिटार बजाना सीखें। लक्ष्य ये है कि आप एक म्यूजिशियन बने। लक्ष्य ये नहीं कि आप मैराथन दौड़ें। लक्ष्य ये है कि आप एक रनर बने। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है कि आप अपनी पहचान ही बदल रहे हैं, पर इसमें एक खतरा भी नजर आता है। मान लीजिए कोई अपनी पहचान एक रनर के तौर पर बना लेता है और फिर उसे चोट लग जाती है और वो दौड़ नहीं पाता। क्या तब उसकी पहचान ही बिखर जाएगी? क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? ये एक बहुत ही ज़रूरी और बारीक सवाल है, और इसका जवाब है कि पहचान को बहुत ज़्यादा संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। मैं एक रनर हूँ, एक अच्छी पहचान है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहता है। ये एक ज़्यादा लचीली और मजबूत पहचान है। अगर चोट की वजह से आप दौड़ नहीं सकते, तो भी आप तैर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या कसरत कर सकते हैं, और आपकी पहचान बनी रहेगी। पहचान का असली मतलब है अपने बारे में अपनी धारणा को बदलना। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप इस विश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर बार जब आप कोई किताब का पन्ना पढ़ते हैं तो आप ये साबित कर रहे होते हैं कि मैं एक पाठक हूं। ये छोटे छोटे काम आपकी आत्म छवि को बदलते हैं, और जब कोई काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप वो करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। वाह! तो ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि हमारी पहचान को गढ़ती हैं। और शायद इसीलिए किताब में एक और दमदार बात कही गई है, छोटी आदतें जुड़ती नहीं है, वे कंपाउंड होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदतों का असर गणित के जोड़ जैसा सीधा नहीं होता, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसा होता है। शुरुआत में असर लगभग ना के बराबर दिखता है, लेकिन समय के साथ वो कई गुना बढ़ जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का है। दशकों तक वो एक औसत दर्जे की टीम थी। उन्होंने कभी कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं जीती थी। फिर 2003 में डेव ब्रिल्सफोर्ड उनके परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। उन्होंने छोटे छोटे सुधारों का एकत्रीकरण का सिद्धांत अपनाया। उनका मानना था कि अगर आप साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार कर दें, तो अंत में उसका कुल असर बहुत बड़ा होगा। 1%? ये तो कुछ भी नहीं है। सुनने में ऐसा ही लगता है। उन्होंने राइडर्स की बाइक की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाया। टायरों पर एक खास तरह का अल्कोहल लगाया ताकि ग्रिप बेहतर हो। यहां तक कि राइडर्स के लिए खास तकिए डिजाइन किए ताकि उन्हें नींद अच्छी आए। उन्होंने राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार कम पड़ें। ये सब 1% वाले सुधार थे। शुरुआत में किसी को कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ सालों के अंदर नतीजे चौंकाने वाले थे। उस टीम ने अगले दशक में ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जैसे मुकाबलों पर एक छत्र राज किया। यही कंपाउंडिंग का जादू है। रोज का 1% सुधार 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। तो जो मैं इस पूरी चर्चा से समझ रही हूँ वो ये है कि हमें बड़े नाटकीय बदलावों के पीछे भागना बंद करना होगा। असली खेल तो छोटे रोजमर्रा के कामों में छिपा है। पहले अपने सिस्टम को मजबूत करना, फिर आदत के 4 चरण वाले लूप को समझना, व्यवहार बदलने के 4 नियमों को लागू करना, और सबसे जरूरी अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। बिल्कुल। और धैर्य रखना, ये याद रखना कि शुरुआत में नतीजे नहीं दिखेंगे, वो पठार आएगा। लेकिन अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं और लगातार छोटे छोटे सही काम करते रहते हैं तो कंपाउंडिंग अपना असर जरूर दिखाएगी।
सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज की सही आदतों का नतीजा है। इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ऐसी कौन सी एक एटॉमिक हैबिट, एक छोटी सी आदत है जिसे अगर आज से शुरू किया जाए तो अगले 5 सालों में किसी के जीवन पर सबसे बड़ा कंपाउंडिंग प्रभाव डाल सकती है?